हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने राइट टू एजुकेशन एंड जेंडर इश्यूज के बारे में पढ़ा था। तो हम इसके सजेशंस कर रहे थे कि आरटीई 2009 में क्या सजेशंस दिए गए हैं बालिकाओं की शिक्षा के लिए, यानी लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए और बालिकाओं को शिक्षा में समान अधिकार देने के लिए इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या व्यवस्था की गई है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। इसके हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए थे आपको, काफ़ी सारे सजेशंस बता दिए थे। अब आगे देखते हैं क्या है। तो हाँ, हमने लास्ट पॉइंट्स बताए थे कि स्कूलों में अच्छी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। और अगर बालिकाओं के खिलाफ किसी भी तरह का कुछ गलत होता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, उस तरह के एक्शन को बड़ी सख्ती से निपटना चाहिए। और नेशनल कमीशन को अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए इसके लिए, लोगों को सज़ा देने के लिए और इस बिल के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि बालिकाओं को स्कूलों में आज़ादी के साथ और अपने सम्मान के साथ रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूलों की का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बालिकाएं आज़ादी के साथ और अपने सम्मान के साथ वहाँ रहकर पढ़ाई कर सकें। उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और ये स्कूलों की जिम्मेदारी है कि इस बात की गारंटी वो लें। साथ ही साथ प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में हमने बात की थी कि 0 से 6 साल के बच्चियों को, बालिका छात्राओं को उनकी शिक्षा की खास व्यवस्था की जानी चाहिए, उनकी शिक्षा की खास देखभाल की जानी चाहिए, क्योंकि ये आयु उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। फिर चाइल्ड लेबर को रोकना चाहिए। अगर बालिकाएं कहीं बाल मजदूर के रूप में कार्य कर रही हैं तो उसको रोक कर उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको मोटिवेटेड करना चाहिए कि वो सीखें और स्कूल जाएं। और साथ ही साथ टीचर्स को भी इस बात के लिए आगाह करना चाहिए कि वो लड़कियों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, बालिकाओं के साथ। उसमें अगर कहीं पुरुष शिक्षक, प्रिंसिपल या सहपाठी बालकों के द्वारा कुछ भी गलत करते हुए पाया जाता है तो उसको बहुत कड़ाई से लिया जाना चाहिए और उनको सजाएं दी जानी चाहिए। और शिक्षकों की ये धारणा कि बालिकाएं पढ़ लिख कर क्या करेंगी या पढ़ने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है और वो शिक्षा में अच्छा नहीं कर सकती हैं या ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, तो ये सारी धारणाएं उनकी लेक्चर और सेमिनार के द्वारा दूर की जानी चाहिए, उनके सोचने के ढंग में बदलाव लाना चाहिए। तो इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब आइए आगे का देखते हैं, आगे हमको क्या करना है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, देयर मस्ट बी फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स इन whom the girls cannot only easily confide can only easily confide, but also they will serve the role model not only for girls, but it will pass a strong message to the community about economic independence of the girls. तो कुछ बालिका विद्यालय भी होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है कि कुछ बालिका विद्यालय हों जिसमें बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और ना सिर्फ लड़कियां सिर्फ उन विद्यालयों में जाकर ना सिर्फ शिक्षिकाओं पर भरोसा कर सकेंगी बल्कि उन्हें अपना आदर्श भी मानेंगी। तो महिला शिक्षिकाएं स्कूलों में होनी चाहिए। जैसे प्राइमरी स्कूल्स हैं तो ज़्यादातर उसमें ये कहा जाता है कि महिला शिक्षिकाएं होंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस महिला शिक्षिका होने से जो बालिकाएं हैं ना सिर्फ उनके ऊपर भरोसा करेंगी बल्कि वो उनको अपना एक आदर्श भी मानेंगी। जिस तरह से वो रह रही हैं, पढ़ाती हैं और बच्चों को आ रही हैं, पढ़ा रही हैं, काम कमा रही हैं, कमा कर वो सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं, तो वो इन
बालिका छात्राओं के लिए एक रोल मॉडल का काम करेंगी, उनके लिए एक आदर्श का काम करेंगी, और ये बालिकाएं भी आगे चलकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगी इनको देखकर। तो इससे ना सिर्फ समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी। वो आर्थिक रूप से निर्भर होना भी चाहेंगी, और ये आर्थिक स्वतंत्रता का संदेश भी समाज को देगा कि लड़कियों अगर बालिकाएं अगर पढ़ लिख जाती हैं तो पढ़ लिख कर वो खुद आत्मनिर्भर बन सकती हैं, अपना जीवन खुद कमा कर चला सकती हैं। तो ये अगर महिला शिक्षिकाएं होंगी तो उनको देखकर उन्हें ये इस तरह की फीलिंग आ सकती है, उन्हें अपना रोल मॉडल मानकर वो उनके अनुसार, उनके हिसाब से या उनको देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगी। तो ये ज़रूरी है कि महिला शिक्षिकाएं हों, और वो महिला शिक्षिकाओं से बालिकाएं कुछ भी अपनी प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, तो वो कहने से उनको झिझक भी नहीं होगी। वो अपनी हर तरह की समस्याएं उनसे शेयर कर सकती हैं, उनको बता सकती हैं, और महिला शिक्षिकाएं ज़्यादा बेहतर ढंग से उनकी समस्याओं को समझ सकती हैं बजाय बजाय पुरुषों के। तो नेक्स्ट है सम गर्ल्स स्कूल टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ गर्ल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया कैन बी established in the neighborhood so that distantly located school may not hamper their education. तो महिलाओं की संख्याओं को ध्यान में रखकर, उनकी संख्या को ध्यान में रखकर, जहाँ पर ज़्यादा बालिकाएं हैं वहाँ आसपास कुछ बालिका विद्यालय भी खोले जाने चाहिए, ताकि स्कूल दूर होने की वजह से उनकी पढ़ाई खराब ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल ज़्यादा दूर होता है तो पेरेंट्स लड़कियों को अकेले भेजना नहीं चाहते हैं, उनको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है, उनको डर रहता है कि रास्ते में कहीं कुछ ना हो जाए या कुछ गलत ना हो जाए, लड़कियां अकेले कैसे जाएंगी। तो इस चीज़ के डर को दूर करने के लिए आस-पास में, उनकी लोकेलिटी में, उनके आस पड़ोस में उनके लिए स्कूल होना चाहिए, ताकि दूर स्कूलों की वजह से उनकी शिक्षा का कोई नुकसान ना हो, या वो दूर होने की वजह से स्कूल ना जाएं। पास में होंगे तो वो स्कूल जाएंगी और आसानी से जा सकेंगी। तो इसलिए उनके मोहल्ले में या उनके आसपास के एरिया में स्कूल होना बहुत ज़रूरी है, स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है गर्ल्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कैन बी प्रोवाइडेड with special extra facilities or ramp and braille readers or any other help as and when required. बालिकाएं जो विशिष्ट बालिकाएं हैं या शारीरिक रूप से अपंग बालिकाएं हैं, उनके लिए खास इंतज़ाम किया जा सकता है, जैसे रैंप की व्यवस्था करके। अगर कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, चल फिर नहीं सकती है ठीक से, तो वो व्हील चेयर पर रैंप के थ्रू ऊपर जा सकती है, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ना उतरना उसके लिए प्रॉब्लम होगा, या ऊंची नीची जगह पर चलना उसके लिए प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो पार्शली ब्लाइंड है या फिर पूरा ही ब्लाइंड है बच्चे, उनके लिए, जिनको कम दिखाई देता है या देख कर वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए ब्रेल रीडर्स होने चाहिए। ब्रेल होता है ब्लाइंड बच्चों के लिए, जो अंधे बच्चे होते हैं या ठीक से देख नहीं पाते हैं, उनके लिए ब्रेल प्रिंटिंग होती है। वो उसके थ्रू वो लोग पढ़ते हैं, उसको वो छू कर देख नहीं सकते, लेकिन वो हाथ से टच करके वो उसको, लेटर्स को या वर्ड्स को पढ़ने की उनको आदत होती है। तो इसके लिए वैसा टीचर की भी इंतज़ाम होनी चाहिए जो उनको पढ़ा सके। और इसी तरह से कोई भी किसी भी तरह की मदद, जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अपंग है, जिसको कम सुनाई देता है, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। और जिन्हें पूरी तरह से बैठने में प्रॉब्लम है या लिखने में प्रॉब्लम है, उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो भी व्यवस्था चाहिए इस तरह के बच्चों के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं स्कूल में करनी चाहिए। इसके साथ ही रेमेडियल टीचिंग शुड बी अरेंज्ड फॉर एजुकेशनली वीक गर्ल्स। जो शैक्षिक रूप से कमज़ोर बालिकाएं हैं, उनके लिए रेमेडियल टीचिंग होनी चाहिए। रेमेडियल टीचिंग मतलब उपचारात्मक शिक्षण। जैसे डॉक्टर किसी
बीमारी का इलाज करने से पहले डायग्नोस करता है, तो उसी तरह से पहले इसके लिए हमको डायग्नोस करना होगा कि किन कौन सी बालिकाएं कमज़ोर हैं और उनमें क्या समस्याएं हैं। उनकी समस्याओं को जानने के लिए हमें डायग्नोस करना पड़ता है, निदान करना पड़ता है। उसके बाद उन्हें उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। ये उपचारात्मक शिक्षण सामान्य कक्षाओं में ना देकर उसके लिए हम अलग से व्यवस्था करते हैं, और या फिर सामान्य कक्षाओं में भी अलग से टीचर्स की व्यवस्था करते हैं। जैसे 2 या 3 टीचर एक साथ मिलकर क्लास में जाकर पढ़ा सकते हैं। अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो दूसरा टीचर उन कमज़ोर बालिकाओं की मदद कर सकता है, उनको जहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रही है या समस्या होती है। इसी तरह से स्कूल में, स्कूल क्लास आवर्स के पहले, कक्षा शुरू होने से पहले आधा घंटा या लंच ब्रेक में या फिर कक्षा के बाद के समय में उनको उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सकता है। जिस विषय में वो कमज़ोर हैं उसके लिए उनको अलग से शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, और ये शिक्षण उनको नॉर्मल क्लास टीचिंग से अलग ढंग से दिया जाता है। यहाँ पर उनको धीमी गति से पढ़ाया जाता है और थोड़ा थोड़ा कंटेंट, थोड़ी थोड़ी पाठ्य वस्तु करने के लिए दी जाती है, ताकि वो एकदम से ज़्यादा पाठ्य वस्तु देकर घबराएं नहीं। जब वो फिर नॉर्मल बच्चों की तरह आ जाते हैं तब फिर उनको नॉर्मल क्लासरूम में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। तो ये रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए जो कमज़ोर छात्र हैं, ताकि वो सामान्य बच्चों के स्तर तक आ जाएं और उनकी शिक्षा बाधित ना हो या वो फेल ना हो और फेल होकर स्कूल ना छोड़ें। और लास्ट इसका पॉइंट है, मदर्स ऑफ द गर्ल्स इन पर्टिकुलर कैन बी एजुकेटेड थ्रू एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, बिकॉज इट इज़ द मदर हु कैन लीड हर डॉटर्स एजुकेशन। जो ये उन माताओं के लिए है, बालिकाओं की माताओं के लिए खासकर, जो अनएजुकेटेड है, जो शिक्षित नहीं है, तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा की जानी चाहिए। उनको प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। और ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आपने पढ़ा ही होगा, और ये शाम में जैसे इवनिंग क्लासेस होती हैं, जगह जगह पर ये चलते हैं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। गांव के एरिया में कहीं पर कोई रूम है या समुदाय केंद्र है, वहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है जब महिलाएं फ्री होती हैं। शहरों में भी, स्कूलों में भी ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलते हैं। जब जनरल स्कूल आवर्स ख़त्म हो जाता है, जब हमारा जैसे जो स्कूल का समय है 10 से 4 है, तो वो ख़त्म होने के बाद 4 बजे के बाद किसी भी समय वहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। तो ये खासकर 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों के लिए होता है। तो उन बालिकाओं की माताओं को जो अनपढ़ हैं उन्हें इसके द्वारा शिक्षित करना चाहिए, उनको शिक्षा देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि माताएं ही होती हैं जो अपनी बच्चियों की शिक्षा की देखभाल करती है। ये कहा जाता है ना कि अगर एक मदर एजुकेटेड है, एक माँ पढ़ी लिखी है, तो वो पूरे परिवार की पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। लेकिन अगर एक फादर पढ़ा लिखा है तो वो सिर्फ अपने कमाने के लिए पढ़ा लिखा है, वो बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो पढ़ी लिखी माँ ही शिक्षित परिवार की आधारशिला है। वो अगर पढ़ी लिखी है तो अपने बच्चों की शिक्षा की देखभाल करेगी, चाहे उसको उसके लिए कितनी भी परेशानियां क्यों ना उठानी पड़े। तो इसलिए माताओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे सुझाव RTE 2009 में दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ये सारे सुझाव दिए गए हैं कि इस तरह से बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाया जा सकता है और उनका लिटरेसी रेट बढ़ाया जा सकता है, और इस तरह से शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव को ख़त्म किया जा सकता है। लैंगिक भेदभाव को ख़त्म करके, समाप्त करके, बालिकाओं को बालकों के बराबर समान अधिकार प्राप्त कराया जा सकता है। उनको उनका लिटरेसी रेट, लड़के और लड़कियों का लिटरेसी रेट बराबर किया जा सकता है इस तरह से। अभी आप देख ही रहे हैं कि लड़कियों का लिटरेसी रेट बहुत कम है लड़कों की अपेक्षा, और इसीलिए हमारा टोटल लिटरेसी रेट भी कम है। अब एक चीज़ इसके साथ और भी जुड़ी हुई है, और वो है ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स एंड गार्जियंस, यानी अभिभावकों और माता पिता की जिम्मेदारी, उनकी
उनके कर्तव्य। तो ये सिर्फ स्कूल का या सरकार का की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो सेक्शन 10 मेक्स इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पेरेंट और गार्जियन टू एडमिट द चाइल्ड टू एन एलिमेंट्री एजुकेशन इन द नेबरहुड। इस RTE 2009 का सेक्शन 10 ये कहता है, वो उसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि हर गार्जियन और हर पेरेंट अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में एडमिशन दिलवाए, उसका नामांकन स्कूल में कराए, प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन कराए जो कि उनके आसपास में है। कोई भी स्कूल जो भी सबसे नज़दीक पड़ता है या जहाँ उनको ठीक लगता है वहाँ अपने बच्चे का एडमिशन कराना, ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है। ये मौलिक कर्तव्य है उनका। जैसे मौलिक अधिकार है बच्चों का पढ़ाई करना, बच्चों को शिक्षा हासिल कराना बच्चों का मौलिक अधिकार है, ये उसी तरह से पेरेंट्स का मौलिक कर्तव्य है, ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसके लिए 2002 में आर्टिकल 51A के में ये व्यवस्था की गई थी कि ये हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी, हर माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षित करवाए, अपने वो उनको स्कूलों में दाखिला दिलवाए, उनका नामांकन कराए और उनकी शिक्षा पूरी कराए 6 से 14 साल के बच्चों की। किसी भी आधार पर वो उनको घर पर ना रखे या उनसे बाल मजदूरी नहीं कराए, ये कार्य नहीं करा सकता है। ये एक कानूनी जिम्मेदारी बन गई है माता पिता की। तो ये इस तरह से RTE 2009 ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, खासकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए। पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए ही ये बहुत अच्छा साबित हुआ था ये अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और ये खासकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया भी है और आगे चलकर और इम्प्रूवमेंट आने की ज़रूरत है। अभी भी जब तक हमारा लिटरेसी रेट बढ़ नहीं जाता, 100% नहीं हो जाता, या बॉयज़ और गर्ल्स का लिटरेसी रेट इक्वल नहीं हो जाता और शिक्षा व्यवस्था से किसी तरह का भेदभाव ख़त्म नहीं होता है, जैसे हमने बताया था कि पाठ्यक्रम में इस तरह की चीज़ें हटाई जाएं जो भेदभाव उत्पन्न करती हैं, तो लैंगिक भेदभाव को पूरी तरह से हमें ख़त्म करना है। इसके लिए सरकार भी प्रयत्नशील है और ये सरकार से ज़्यादा हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी शिक्षकों की जिम्मेदारी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी और साथ ही साथ समुदाय के लोगों की जिम्मेदारी है। तो आज ये लेसन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद वाली क्लास में हम आपको इसका PDF भेज देंगे ताकि आप उसको देख भी सकें और सुन भी सकें, और कोई डाउट होगा तो आप अपना क्लियर कर सकेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।